नमस्कार दोस्तों, क्या एक बार फिर से बांग्लादेश में तख्ता पलट होने जा रहा है? क्या आने वाले टाइम में बांग्लादेश में फिर से इमरजेंसी लगने वाली है? क्योंकि 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार गिरा दी गई थी, जो कि बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ और उसके बाद में अंतरिम सरकार बनी मोहम्मद यूनुस की। अब मोहम्मद यूनुस की सरकार भी खतरे में है, तो इसके कई सारे पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूं कि इन दिनों बांग्लादेश में आखिरकार क्या चल रहा है और क्यों इमरजेंसी जैसे हालात बनने की कगार तक पहुंच चुके हैं। मेरा नाम है अंजलि और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आप सभी जानते हैं कि शेख हसीना की सरकार 5 अगस्त 2024 को गिरी। उसके पीछे का अगर सबसे बड़ा रीजन हम देखें तो इनके टाइम में एक बहुत बड़ी हिंसा हुई थी बांग्लादेश में और कई सारे लोगों की हत्या हुई। अब उनके जो आरोपी थे उन लोगों को सजा नहीं मिली, जिसके चलते छात्रों ने क्या किया, सड़कों पर उतर आए और फिर बाद में तख्ता पलट हुआ। अब अंतरिम सरकार बनने के बाद में सबसे बड़ा सवाल उठाया है अभी खालिदा जिया ने। अब ये खालिदा जिया कौन है? तो ये बीएनपी पार्टी से आती है और बांग्लादेश की पूर्व जो है पीएम भी रह चुकी है। अब इन्होंने सबसे पहले सवाल इनसे किया मोहम्मद यूनुस से कि भाई आपको थोड़ी बहुत शर्म आती है? आप कब से अंतरिम सरकार के नाम पे जो है डिंगे मार रहे हो, प्रधानमंत्री बनके यहाँ पे बैठे हुए हो। सबसे मेन सवाल यह है कि जब भी किसी देश के अंदर अंतरिम सरकार बनती है, इसका मतलब कुछ समय बाद आपको चुनाव कंडक्ट करवाने होते हैं। आप तो चुनाव का नाम ही नहीं ले रहे हो। दूसरी सबसे बड़ी बात इन्होंने बोला कि अगर दिसंबर तक आपने चुनाव का रोड मैप हमारे सामने जारी नहीं किया तो हम आपका फिर किसी भी टाइप से समर्थन नहीं करने वाले। अब जैसे ही ये खालिदा जिया ने सारी बात बोली तो इधर मोहम्मद यूनुस जो है ये अपनी तरफ से बयानबाजी दे रहे हैं कि मैं बांग्लादेश को नया बांग्लादेश बना रहा हूं। अब ये नया बांग्लादेश कैसे बना रहे हैं भाई? कभी तुर्की के साथ में हाथ मिला रहे हैं, कभी चाइना जाके भारत के चिकन नेक को काटने की बात कर रहे हैं और जिसके नाम पे ये बोलते हैं कि आने वाले टाइम में मैं बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था ही चेंज कर दूंगा, मुझे नया बांग्लादेश बनाना है। मतलब ये बांग्लादेश के नए पिताजी बनने की कगार में है। दूसरा, ये कभी भी नहीं चाहते कि बांग्लादेश में अभी चुनाव हो जाए। अब जब ज्यादा चुनावी का माहौल गरमाया तो इन्होंने बोला कि मैं जो है इस्तीफा दे दूंगा और अगर इस्तीफा नहीं दूंगा तो आने वाले 2026 के मई से पहले मैं चुनाव आयोजित नहीं होने दूंगा। बल्कि हकीकत यह थी कि मोहम्मद यूनुस चाहते थे कि आने वाले 5 सालों के अंदर यही सरकार में बने रहे और किसी भी टाइप का यहाँ पे कोई चुनाव ना हो। अब जैसे इन्होंने इस्तीफा की बात करी तो इधर से नाहिद इस्लाम, जो कि बहुत करीबी माने गए हैं किसके, मोहम्मद यूनुस के, इन्होंने बोला कि चुनाव से पहले, मतलब आप जो इस्तीफा देने की बात कर रहे हो इससे कोई हल नहीं निकल जाएगा। हमने आपको अंतिम सरकार में इसलिए चुना था क्योंकि इनके टाइम में, यानी कि शेख हसीना के टाइम में जिन लोगों की हत्या हुई, जिनकी हिंसाएं हुई, उन लोगों का न्याय आप दिलाओ, इसलिए हमने आपको चुना था और अगर न्याय नहीं मिलेगा इससे पहले हम आपको इस्तीफा नहीं देने देंगे। इन्होंने क्लियर बोल दिया। और अब जो ये बहुत ज्यादा करीबी थे, ये लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं कि भाई अब तो तुमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब पहली एक्टिविटी तो आपने सुनी कि इतना कुछ चल रहा है बांग्लादेश में। दूसरा, इन दिनों लोग क्या है, सड़कों पर उतर आए हैं और इतने ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए हैं, इनमें से 2000 लोगों को पुलिस ने, यानी कि सेना ने क्या कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, कहीं क्या हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। लगातार प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि सेना को आना पड़ा बख्तरबंद गाड़ियां लेकर, जिसके चलते 2000 लोगों को हिरासत में ले लिया। और इसके साथ ही ढाका की सड़कों पर आपको सेना के टैंक तक दिखाई देंगे। तो कितनी बड़ी बात होगी, तब जाके सेना आई होगी, है ना। तो ये भी इसका एक दूसरा पॉइंट है कि सड़क पे उतरी हुई है जनता, बहुत ज्यादा दुखी है मोहम्मद यूनुस की सरकार को लेकर, क्योंकि ये हर बार कभी पाकिस्तान की बात करते, कभी तुर्की की बात कर रहे, कभी चाइना की बात कर रहे। बांग्लादेश के डेवलपमेंट को लेकर इनका कोई सोचना नहीं है और जब इनसे कुछ पूछा जाता है तो इनका जवाब रहता है कि मैं नया बांग्लादेश बना रहा हूं। मतलब ये अपने आप को ये मानते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान तो कुछ भी नहीं है, जो है वो मैं हूं, मेरे अलावा और कुछ नहीं है। देखिए जरा, इसके अलावा इन दिनों बांग्लादेश के लोग जो सबसे ज्यादा दुखी हैं वो ये क्राइसिस है, यानी कि म्यांमार के जो रोहिंग्या है वो बहुत ज्यादा घुसपैठ कर रहे हैं। कहां पे? बांग्लादेश के अंदर। यहाँ पे आप देखिए, ये है बांग्लादेश का मैप और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा म्यांमार का मैप, ठीक है। तो म्यांमार का ये जो रेड कलर का इलाका है इसको कहते हैं रखाइन स्टेट। जैसे अलग अलग स्टेट होते हैं ना, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, तो ऐसा ही एक स्टेट है जिसको ये प्रांत बोलते हैं। तो ये रखाइन प्रांत है और इसी रखाइन प्रांत से जस्ट थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इसकी सीमा लगती है चिटगोंग के साथ।
जो कि बांग्लादेश का चटगांव या फिर चिटगोंग जिसे बोलते हैं, और इसी चिटगोंग के अंदर एक कॉक्स बाजार नामक स्थान है जहां पे तकरीबन कितने 1.5 मिलियन के आसपास, ये आंकड़ा 4 दिन पुराना है, और अभी के आंकड़े की बात करें तो 1.5 मिलियन, तकरीबन 15 लाख के आसपास, है ना, 15 लाख, माफ कीजिएगा, 15 लाख के आसपास जो है यहाँ पे क्या है, रोहिंग्या घुसे हुए हैं। और वो इलाका किसका है, बांग्लादेश का इलाका है। तो बांग्लादेश के लोग बोल रहे हैं कि जब इतने सारे रोहिंग्या यहाँ पे आके रहेंगे तो फिर आने वाली हमारी जनरेशन कैसे सुरक्षित महसूस कर पाएगी, बांग्लादेश का कैसे विकास हो पाएगा, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, शिक्षाएं कैसे मिलेगी, क्योंकि हमारा हक तो कहीं ना कहीं ये छीन लेंगे। तो हम बार बार जब सरकार के सामने बात रख रहे हैं कि कई सारे रोहिंग्या घुस चुके हैं, यहाँ पे आप देखिए रोहिंग्या का जो ये ऑरेंज कलर का आपको निशान दिख रहा होगा, ये इतने सारे रोहिंग्या लगातार बांग्लादेश में घुस रहे हैं और ये इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कितने बांग्लादेशी आ रहे हैं। जब ये चिटगोंग वाले इलाके से यहाँ तक पहुंचेंगे और रंगपुर तक भी आ जाएंगे तो यहाँ से भारत में नहीं आ सकते क्या? और म्यांमार तो ऑलरेडी हमारे देश के साथ में 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। इधर के पूर्वी राज्य जो है मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तक हमारी सीमाएं टच होती हैं। तो जब ये बांग्लादेश के अंदर आ सकता है तो कल से भारत के अंदर भी आएगा। तो आप देखिए कितने सारे रोहिंग्या इन दिनों बेघर हो चुके हैं। म्यांमार में जो 90% बौद्धिज्म के लोग निवास करते हैं वो इनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। राज्य विहीन लोग हैं ये, इनका कोई अस्तित्व नहीं है और ये लगातार जो है बांग्लादेश के अंदर घुसपैठ कर रहे हैं, जिसको लेकर बांग्लादेश के लोग सवाल उठा रहे हैं। पर मोहम्मद यूनुस चुप्पी साधे बैठे हुए हैं क्योंकि इनको तुर्की और पाकिस्तान की बातें सुनना है और कुछ नहीं करना है। इसके अलावा आप देखिए रोहिंग्या रिफ्यूजीज साइट की अगर बात करें बांग्लादेश के अंदर तो ये रजिस्टर्ड कैंप कितने हैं इन लोगों के, और दूसरे कैंप आप देखिए कितनी सारी जगह पे कैंप हैं और ये इतनी संख्या में यहाँ पे निवास कर रहे हैं। 12,281 एक जगह है, 22,321 एक जगह है, तो हर जगह ये निवास कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इन दिनों बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है और इनका नाम है वकार उल जमान। ये जो वकार उल जमान है ये इनकी और इनकी अभी जो है क्या चल रही है, टकरार चल रही है। टकरार कैसे? ये जो वकार उल जमान है ये शेख हसीना के रिश्तेदार माने गए हैं। अब ये इसके रिश्तेदार जरूर है पर जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ तब भी ये चुप्पी साधे थे। इन्होंने उस टाइम भी कुछ नहीं बोला क्योंकि इन्होंने बोला था कि सरकार का काम अलग है और ये दूसरा जो है हम क्या है, सेना वाले हैं, तो हम बिल्कुल भी इस चीज में नहीं पड़ेंगे। अब हुआ क्या, मोहम्मद यूनुस जो है सेना के मामले में टांग अड़ाना शुरू कर दिया, जिसको लेकर वकार उल जमान ने बोला कि भाई पहली बात तो तुम अंतरिम सरकार के अंदर हो, दूसरा तुम सेना के मामले में नहीं घुस सकते, तुम सेना के मामले में घुसने की बात कर रहे हो और यहां मैं चुप्पी साधे बिल्कुल नहीं बैठूंगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक अल्टीमेटम जारी करता हूं। इन्होंने जो सेना प्रमुख है इन्होंने भी दिसंबर तक का टाइम दिया है। किसको? इनको टाइम दिया है मोहम्मद यूनुस को कि भाई दिसंबर तक आप चुनाव करवा लो और चुनाव के बाद जो भी परिणाम आए, अगर आप पीएम बनते हो या कोई और भी पीएम बनता है तो उसकी बात सेना जरूर मानेगी। दूसरा, यहां सेना 1% भी ये बात नहीं कर रही है कि हम तख्ता पलट करेंगे, जैसा पाकिस्तान में होता है ना। पाकिस्तान में सेना तख्ता पलट कर देती है और सेना आ जाती है, कभी सेना वहां पे बनी हुई है, कभी सरकार वहां बनेगी, तो ऐसा काम वहां पे चलता है, हमारे यहाँ पे नहीं है। अब भाई साहब का मुंह हो गया है ऐसा क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रिजाइन करूं या कुछ और करूं, है ना, क्योंकि हर तरफ से इनकी बैंड बजी हुई है। क्योंकि भारत के साथ ऑलरेडी अपने रिश्ते बिगाड़ चुके हैं, ट्रांसशिपमेंट सुविधा इनकी रद्द हो गई है, ये बांग्लादेश का विकास तो कहीं गया, ऑलरेडी इनके 90 से ज्यादा कारखाने बंद करवा दिए, इनके इंपोर्ट पर टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिया, तो कुल मिला के बांग्लादेश को खत्म करने पर लगे हुए हैं ये चचा। अच्छा है कि ये जल्द से जल्द इस्तीफा दे दे, जबकि ये बोलते हैं कि मेरे समर्थन में जमाल ए इस्लामिक की पार्टी तक है और जनता चाहती है कि मैं इस्तीफा ना दूं। अगर जनता चाहती है तो तुम्हारे समर्थन में ऐसी रैलियां नहीं निकाल देती। मतलब तुम जो बोलते हो वो चीज तुम मान के चलोगे कि मैं जो बोल रहा हूं वो सब जनता को मानना पड़ेगा। ये तानाशाही लेके चल रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए जो अभी हाल ही में एक पोस्ट किया गया था उसमें बताया गया था कि पहली बात तो रिजाइन मांगी गई है, दूसरा जनरल वकार उल जमान की अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला था कि इलेक्शन करवा लो दिसंबर तक। इसके अलावा स्टूडेंट और इस्लामिक जितने भी व्यक्ति हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, वो सब के सब ढाका के अंदर सैटरडे को क्या करने वाली है, एक बहुत बड़ा धरना देने वाली है। अब हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सब लोगों से पूछूंगी, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये है, क्या मोहम्मद यूनुस को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूं तो क्या इनको दिसंबर तक चुनाव के लिए राजी हो जाना चाहिए या नहीं? और तीसरा सबसे प्रमुख सवाल जो कि आप सोच के बताइएगा, क्या अगर दिसंबर में चुनाव होते हैं
तो क्या इनकी सरकार वापस से बनेगी या नहीं बनेगी। ऑलरेडी बांग्लादेशी कई सारे व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे होंगे, खासकर बांग्लादेशी जरूर से इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, क्या रियल में भी इनको सत्ता में रहना चाहिए या नहीं, क्या ये किसी प्रकार का विकास कर पाए हैं अभी तक या नहीं, क्योंकि ये अपने आप को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता घोषित करने पे लगे हुए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर ये सरकार में रहे तो हो सकता है तुम्हारे यहाँ पे डेवलपमेंट नाम की कोई चीज ही आगे आने वाले टाइम में ना बचे। और बाकी आप जो सोचते हो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि मुझे आप सभी लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसी प्रकार की न्यू अपडेट सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।